अंशिका अग्रवाल आज जुड़ी हुई न्यूज़ 24 के एंकर और सीनियर प्रोड्यूसर साउद मोहम्मद खालिद सर के साथ। वेलकम सर। तो सर मैं आपको बताती हूँ कि सर जो है वो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं बेसिकली। सर निकले तो थे एक्टिंग का सपना लेके, पर बन चुके हैं एक जाने माने जर्नलिस्ट। सर क्या इंस्पिरेशन रही है इसके पीछे आपकी? इंस्पिरेशन देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं जर्नलिज्म में आ रहा था तो कई बार हम लोग जब कॉलेज लाइफ में होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, मालूम नहीं होता है कि किस तरफ आगे जाना है, क्या करियर ऑप्ट करना है और क्या आपके लिए सही करियर होगा। तो उस कंफ्यूजन के दौर में मैं भी था अपने कॉलेज लाइफ में, और उसी वक्त में कई करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रहता था, एक्टिंग में भी रहता था। वहाँ का गोरखपुर में एक केबल चैनल हुआ करता था, सत्या टीवी, उसके साथ मैं जुड़ा, वहाँ पर एक प्रोग्राम होस्ट किया करता था मैं। तो उस वक्त मुझे कैमरा, स्टूडियो, लाइटिंग, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन हुआ कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे इस पर कुछ आगे करना चाहिए। या जब मैं होस्ट कर रहा था तो मुझे अपने आप को लगा कि मैं ये कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन उस वक्त भी जर्नलिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो वहीं से फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेनी शुरू की, डिग करना शुरू किया। और फिर जैसे जैसे मुझे समझ में आया कि हम जर्नलिज्म में जा सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, तो मेरी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि कोई भी पेट से सीख करके नहीं आता है और ओवर द पीरियड अपनी ज़िंदगी में सीखता है। तो उस वक्त जैसा कि मैं कुछ एक्टिंग कर रहा था या थिएटर से जुड़ा हुआ था, तो मुझे बॉलीवुड लाइफस्टाइल या थिएटर ये सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होते थे बहुत ज़्यादा उस पर मेरी नज़र नहीं रहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने जर्नलिज्म के बारे में समझा, पढ़ा, जाना, उसको करियर के तौर पर ऑप्ट किया, तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसमें एडमिशन लिया। तो फिर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली भी एक्टिव होने लगा, लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट से ही शुरू हुई थी। मैंने जब अपना करियर शुरू किया, एज अ प्रोड्यूसर शुरू किया, वहाँ पर भी मैं एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल के लिए लिखता था, फिर उससे मैं रिपोर्टिंग करता था। और ओवर द पीरियड शायद मेरी लैंग्वेज और कुछ लुक्स ऐसे थे कि चैनल को लगा कि इससे हम एंकरिंग करा सकते हैं। तो वहाँ से मेरी कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एंकर बाई एक्सीडेंट, तो वो मैंने इसीलिए बार बार तमाम लोगों से कहा है कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आपकी लैंग्वेज इतनी साफ थी कि आपको मौका मिल गया कि हाँ आप यहाँ पर एंकरिंग कीजिए, 4 लाइनें कम से कम आप पढ़ लीजिए। सर आपने बोला लैंग्वेज और लुक्स, तो कहीं ना कहीं लुक्स मैटर करते हैं जर्नलिज्म में? मैं कहूँगा लुक्स बहुत पीछे आता है। लैंग्वेज और नॉलेज ये 2 की वर्ड्स हैं, की चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। लुक्स को क्या है, इन्हेंस किया जा सकता है। वो लैंग्वेज या मैं भाषा की बात कर रहा हूँ कि चैनल की सिचुएशन थी या ज़रूरत थी कि भाई ठीक है कि हम इन हाउस एंकर चाहिए, तो उनको लगा कि ठीक है कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट नहीं कवर कराएंगे, लेकिन जनरल टीपी रीडिंग अगर है तो हम इनसे करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए था, लैंग्वेज, लुक वगैरह तो इन्हेंस हो गया। लेकिन उसके बाद जो जैसे ही मैंने एक मेन स्ट्रीम एंकरिंग शुरू की, वहाँ से जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट मेरा शुरू हुआ, तो मुझे खुद नहीं मालूम कि जिन चैनल्स को मैं कभी फॉलो करता था, जैसे बहुत से एंटरटेनमेंट चैनल थे, जूम थे, यूटीवी स्टार्स था, मैं उनको फॉलो करता था, उनसे बहुत सी न्यूज़ लेता था, समझता था कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो कब चैनल्स कुछ बंद हो गए या कब उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर मैं पॉलिटिकल जब डेवलपमेंट में आ गया, तब मुझे समझ में आया कि सोसाइटी के लिए ये जो मैं अब कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है, किसी करप्शन के इशू पे जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन हो रहा था, या फिर करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस लग रहे थे, या गवर्नमेंट के निर्भया कांड हो रहा था, वो उस वक्त था जब इतनी बड़ी चीज़ें हो रही थी। और जब मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि यार ये रियल चीज़ें हैं और इससे मैं समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वो एक्सीडेंट इतना अच्छा भी हो सकता है, बिल्कुल हो देश सकता के है, लिए वो इतना यूजफुल भी हो सकता है। वो सर आपने बता दिया हमें। वहीं से हुआ ये। जी सर। सर जैसे लोग मानते हैं कि लड़कियों को लुक्स के बेसिस पे एक प्रिविलेज मिल जाता है, तो क्या वो है जर्नलिज्म में? देखिए विजुअल मीडियम है, ठीक है, आप कैमरे पर हैं तो अगर अच्छा दिख रहे हैं, मैंने बोला कि लुक इन्हेंस हो जाता है। मतलब कॉलेज टाइम में बहुत से लड़के हों या लड़की हों, बहुत ऑर्डिनरी लुक वाला कोई बच्चा होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन अगर वो प्रोफेशन में आता है, उसके साथ एक स्टाइलिंग टीम लगती है, मेकअप की टीम लगती है, तो उसका लुक इन्हेंस कर दिया जाता है। लेकिन ये है कि एक वो इसका प्रिविलेज है। एक दोनों चीज़ें हैं कि डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो प्रिविलेज हो जाता है, क्योंकि शुरुआती तौर पर एक मजा हुआ पत्रकार तो सबको चाहिए अपने चैनल में। लेकिन कई बार होता है कि मॉर्निंग बैंड है या फिर बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिसमें सिर्फ खबरें आपको अपडेट करनी है या टीपी रीड करनी है, तो वहाँ पर कई बार लोगों के दिमाग में होता है कि चलो ठीक है, अगर फीमेल एक गुड लुकिंग फीमेल एंकर मिल जाए मुझे तो वो भी हम प्रिविलेज दे सकते हैं। तो कई बार इस मामले में
प्रिविलेज मिल जाता है, क्योंकि विजुअल मीडियम है, स्क्रीन अच्छी लगनी चाहिए, तो उसमें कई बार लगता है कि नहीं ठीक है, अगर कोई प्यारी सी अच्छी सी दिखने में ठीक अच्छी लड़की है तो और अच्छी स्क्रीन लगेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रिविलेज होता है, मतलब अगर मैं इसको इनकार नहीं करूँगा। ठीक है, तो सर जैसे आपने सोचा कुछ था पर किया कुछ, तो आपने चैलेंजेस भी फेस करे होंगे, बहुत चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे हो सकता है, तो ऐसे चैलेंजेस कुछ हमारे जो आगे के बच्चे जो जर्नलिज्म कर रहे हैं वो फेस कर सकते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैंने जो चैलेंज फेस किया वो यही था कि मेन स्ट्रीम एंकरिंग करनी है आपको। मतलब मैंने आपको बताया कि मैं इंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल लिखता था और रिपोर्टिंग भी करता था, और बड़ा चैलेंज था, और वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी था, और उसी लिए मैं कहता भी हूँ कि आई एम एन एंकर बाई एक्सीडेंट। मेरे चैनल के आउटपुट हेड थे, उन्होंने एक दिन ऐसे ही बुलाया, मैंने कुछ दिन की छुट्टी ली थी और मेरी लीव अप्रूव हो चुकी थी, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे वो बुलाते हैं, बोलते हैं कि आपकी लीव जो है वो कैंसिल हो रही है। तो मैंने कहा नहीं मुझे बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी लीव कैंसिल हुई क्योंकि तुम्हें एंकरिंग करनी है। तो मुझे उस वक्त भी ये लगा कि शायद कोई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहे हैं, या कोई आधे घंटे का या 15 मिनट का कोई ऐसा सेगमेंट होगा जो इंटरटेनमेंट बेस्ड होगा, उसमें क्योंकि मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ऑन एयर आता हूँ, ठीक लगा होगा चैनल को परफॉर्मेंस, तो शायद वो मुझे एंकरिंग देना चाहते हो। तो मैंने खुशी खुशी कहा कि अच्छा सर कोई लॉन्च हो रहा है क्या? तो उन्होंने फ़ौरन मुझे बोला कि नहीं तुम्हें न्यूज़ की एंकरिंग करनी है। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता है। तो उन्होंने बोला नहीं तुम सोच लो कर लेना। तो वो जो स्ट्रगल का दौर था जो आप मुझसे पूछ रही हैं, वो ये हुआ कि एक हफ्ते तक वो मैं उनसे नज़रें चुरा के ऑफिस से भागता रहा कि ये कहीं रोक ना ले और मुझे कहना कि तुम्हें एंकरिंग करनी है, पकड़ ना ले। और एक दिन अचानक से मैं जा रहा था और उन्होंने देख ही लिया, केविन सर मुझे बुला इधर आओ, तो तुम्हें करना है एंकरिंग करना है, ये करना है। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, इंटरटेनमेंट कर लूँगा लेकिन अभी मैं शायद पॉलिटिकल एंकरिंग के लिए या न्यूज़ एंकरिंग के लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हूँ। तो बोले अगर ऐसी बात है तो जा करके मैम को मना कर दो। मतलब वो जो चैनल की ओनर थी, चेयरपर्सन थी, उनके बारे में कहा था कि ठीक है जाइए आप जाओ, मैम से मना कर दो। मैंने कहा सर मैं उनसे मना नहीं कर सकता। तो बोले कि मैंने एक हफ्ते तक तुम्हारे पीछे जो टाइम वेस्ट किया मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैम ने कहा है। तो वहाँ से मुझे ये हुआ कि जाओ अगर मैम से मना कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर शुरू करो। तो मेरे ऊपर पड़ गया और उसके बाद मैंने शुरू की। और ये भी हकीकत है कि तमाम जो उस वक्त सीनियर्स थे उनका बहुत साथ मिला। जब मैं एंकरिंग करता था, फोनोज लेता था, उस वक्त ना वो लोग मुझे ट्रेन कर रहे होते थे। मैं सवाल पूछता था तो उसमें जवाब में सिर्फ ऑडियंस के लिए होता था, मुझे समझाने के लिए भी होता था। लेकिन वो एक बड़ा स्ट्रगल था कि मैं कैसे करूं, अपने आप को कैसे तैयार करूं। लेकिन वो बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन बस मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे ये मौका मिल रहा है तो शायद यहीं से लाइफ चेंज होगी। और मैं एंटरटेनमेंट लाइफस्टाइल में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने के बावजूद मेन स्ट्रीम न्यूज़ और पॉलिटिकल एंकरिंग की तरफ भी मैंने अपना हाथ बढ़ाया। और ये हकीकत है कि वो दिन है और उसके बाद आज का दिन है। शायद ही मैं एंटरटेनमेंट, मतलब जैसे पठान को लेकर के जो कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं या फिर पद्मावत को लेकर जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं जो न्यूज़ का पार्ट हो जाती हैं, वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन शायद बाकी डेवलपमेंट उतनी नहीं जानता हूँ जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जानता हूँ। तो वो दौर था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक तरीके से, कहीं सबसे बड़ा। तो सर आप हमारे बच्चों को क्या एक सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे इस चीज़ से आपने ओवरकम करा, आपके सीनियर्स ने, हर किसी के सीनियर इतने सपोर्टिव नहीं होते, तो वो लोग कैसे करें जो अभी से वो लोग ट्रेनिंग चालू कर दें, या क्या करें वो लोग? मैंने आप लोगों को बोला कि पहली बात तो ये कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट एरा में जी रहे हैं और बहुत गोल्डन एरा है इस वक्त। आपके पास बहुत बड़ा टूल है, आपकी डिपेंडेंसी नहीं है कि आप कॉलेज से कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद ही अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ। आपके पास आपका मोबाइल है, वो आपको बहुत बड़ा टूल है कि आप अपनी क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जाकर के ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज मोजो भी चल रहा है, प्रोफेशनल जो चैनल्स हैं वो मोबाइल जर्नलिज्म को ऑप्ट करा रहे हैं और सिंगल रिपोर्टर जाकर के मोबाइल से अपनी पूरी स्टोरी शूट करके ला रहा है। तो अपना वो हथियार बनाइए पहली तो बात। और रही बात सीनियर सबके सपोर्टिव नहीं होता, ऐसा नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके अप्रोच पर। मुझे लगता है आपके अंदर अगर ललक और आग है तो आप मजबूर कर देते हैं सामने वाले को आपकी मदद करने के लिए। मैंने अभी इंटर्न के भी बारे में, अभी आपके एक साथी ने मुझसे सवाल पूछा कि इंटर्नशिप करनी चाहिए नहीं, तो मैंने कहा कि अगर आप इंटर्नशिप में अपने आप को इतना जाहिर कर देते हैं आपके सीनियर के सामने, वो ललक, वो आग आपकी दिख जाती है उस सीनियर को, तो वो खुद लालच में आता है कि ये बच्चा मुझे अपनी टीम में चाहिए, ये बहुत आगे जाएगा या ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो उसी तरीके से अगर आपके अंदर एक आग होगी ना, एक ललक होगी कि नहीं मुझे
नॉलेज लेनी है, चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे किसी सीनियर से, किसी साथी से, कहीं बुक से, किसी चैनल से, किसी और माध्यम से, तो वो ऑप्ट करना है और मुझे प्रेजेंट भी करना है। तो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करने वाले, मैं कहता हूँ एक सुप्रीम पावर पर यकीन कीजिए, वो आपको सीनियर नहीं तो किसी और शक्ल में कहीं ना कहीं से वो ज़रूर भेज देगा मदद, और आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो कोशिश और वो जज्बा अगर आपके अंदर है तो ही, क्योंकि वो सुप्रीम पावर भी आपके अंदर का जज्बा को ज़रूर देगी। जुनून चाहिए, अगर जुनून है तो फिर वो बोलते हैं ना, दुनिया में अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो कायनात भी मिलाएगी आपको। बिल्कुल एकदम ठीक बात, जुनून होना चाहिए। तो सर ये तो रही जुनून की और स्ट्रगल की बातें। तो अब जैसे बोलते हैं कि अगर हमने डिग्री कर ली, अपनी इंटर्नशिप भी कर ली, लेकिन कई जगह पे होता है कि अगर हमें किसी अच्छे रेप्यूटेड चैनल में काम करना है तो हमें रेफरेंस चाहिए होते हैं। तो क्या वो रेफरेंस ज़रूरी होते हैं? अगर जैसे कुछ है कि भाई वो नॉन मीडिया बैकग्राउंड से, उसके घर में कोई रिश्तेदार नहीं है मीडिया में, तो वो कैसे जाएगा, वो कैसे स्ट्रगल करेगा, क्या करेगा वो? दोनों बातें हैं। वैसे मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरे घर में क्या, मेरे दूर दूर के रिश्तेदारों में भी कोई भी मीडिया में नहीं है, दूर दूर तक नहीं। लेकिन मैंने भी अपनी 12 साल से ज़्यादा की जर्नी कंप्लीट की है, और पहले तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड होते थे। अब आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। जो आपके इस्टेब्लिश ब्रांड है ना, मतलब लाइक जितने भी टॉप के 10-12 चैनल्स होंगे, उसके अलावा भी इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री के कम से कम 20 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सिर्फ डिजिटली आपको मौका देने को तैयार है, और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म जो आने को तैयार है। कहने का मतलब ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की तो भरमार है, लेकिन रेफरेंसेस कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। और रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है अलग अलग जगह पर ना, एक धर्रा बन जाता है। जैसे अगर आप मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ज़्यादातर मेरे जो साथ के बच्चे हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में है, आईटीज़ में है। वो ये बताते हैं कि बेंगलोर का अलग कल्चर है। बेंगलोर में अगर आपको इंटरव्यू देना है तो कोई रेफरेंस नहीं चाहिए आपको। सैटरडे संडेज़ में इंटरव्यूज़ वहाँ पर लाइनअप होते हैं। हर ऑफिस के सामने विप्रो है, टेस्को है, जितने भी आईटी कंपनीज है, उसके सामने होता है कि वी हैव ओपनिंग फॉर दिस, और आप जाइए, वॉक इन कीजिए और अपना रिज्यूमे दीजिए। अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में वो सिस्टम नहीं है, थोड़ा अलग सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप दिल्ली में किसी आईटी कंपनी में भी जाएंगे तो भी वो रेफरेंस मांगते हैं। तो एक ये सिर्फ अलग अलग सिटी, अलग अलग जगहों का एक ढर्रा बन जाता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, तो ठीक है, आप मान लीजिए कि रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों चीज़ें हैं। एक बात तो आपका काम ही बोलेगा, रेफरेंस देने वाला सिर्फ आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, ये मीडिया इंडस्ट्रीज़ में लगातार ये सवाल उठता है कि भाई स्टार किड्स को मौका दे दिया, वो टैलेंटेड नहीं है। लेकिन स्टार किड्स उसके जवाब में यही देते हैं ना कि अगर नेपोटिज्म का जवाब यही देते हैं ना स्टार किड्स की, अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है या फिर मुझे लोग पसंद नहीं करते तो पहली फिल्म के बाद मैं ज़ीरो हो जाऊँगा, उसके बाद मुझे मौका मिलता है। तो वही इंटर्नशिप का भी मामला है, दोनों काम आता है। एक रेफरेंस आपको ज़रूरत पड़ जाती है, उसके लिए आपके तमाम सीनियर्स भी, आपके तमाम लोग, क्योंकि जब आप मीडिया में पढ़ने लगते हैं ना तो ऐसे लोगों से जुड़ने लगते हैं। अब आप किसी इंडस्ट्री विजिट में गए और वहाँ पर भी गए और वहाँ पर भी आपको किसी से बातचीत हो गई और वहाँ से भी एक रेफरेंस हो गया, तो कल को आप बोल सकते हैं सर क्या मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। आपके पास आज सोशल मीडिया का बहुत सा प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, मैं बता दूँ, कि जो किसी रेफरेंस को नहीं मानते, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक वैकेंसी निकालते हैं और अपने अप्लाई ना किया, आपके पास खुद कॉल आती है, खुद अप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों मिला हुआ है, मिक्सअप है। तो सर ये हो गया हमारे रेफरेंस का भी। अब कुछ बच्चों को ये होता है कि हमें बोलना तो है, हमें नॉलेज में, लेकिन हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी है कि वो सामने कैसे बोले। पब्लिक फियर होता है ना, वो आते, तो वो कैसे इंप्रूव करे, वो कैसे उससे ओवरकम करे? कुल मिलाकर पब्लिक फियर नहीं होता, बल्कि मैं कहता हूँ कैमरा कॉन्शियसनेस भी एक सबसे बड़ी परेशानी होती है। पब्लिक फियर तो तब होता है कि जब आप पब्लिक के बीच में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या एंकरिंग कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सामने कैमरा लगे और यहाँ पे बात करनी है और अपने जो टीम मेट्स हैं और नहीं भी हैं, एक दो लोग भी कर रहे हैं, तब भी वो कैमरे पे नहीं बोल पा रहे हैं। तो वो कैमरा कॉन्शियसनेस है। ये जो कॉन्फिडेंस है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके करियर में, खासतौर पर मास कम्युनिकेशन में। अगर आप एंकरिंग और रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा की रोल आपका कॉन्फिडेंस प्ले करता है। लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे होता है? कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो वही वाली बात है, कैमरा कॉन्शियसनेस और कॉन्फिडेंस रेगुलर प्रैक्टिस से ही आएगा। मतलब अगर आप ये वेट करते रहेंगे कि ठीक है मैं यहाँ से पास आउट हो जाऊँ और उसके बाद मैं कैमरे पे जाऊँगा या जाऊँगी या फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पीटी से कर लूँगा, वो वक्त नहीं है अब जी। आपके जैसे, आप जब पढ़ रहे हैं आपके जैसे इसी दिल्ली एनसीआर में कम से कम 50 कॉलेज हैं जहाँ पर हर क्लास में ऐसे ही 20-50 बच्चे मौजूद हैं और सब जा कर के इंडस्ट्री में खपने को तैयार हैं। अग्री?
यस सर। तो कौन जितना ज़्यादा पका हुआ होगा, जितना ज़्यादा तैयार होगा, वो उतनी जल्दी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जितनी प्रैक्टिस आप अभी कर सकते हैं अपने कॉलेज लाइफ में, अपने क्या कहते हैं स्टडी लाइफ में, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कर करके उस टैबू को आप दूर कर सकते हैं। इसका सिर्फ 2 ही सिंपल तरीका है। एक तो आप पर्सनल प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके रेगुलर प्रैक्टिस में आइए कैमरे के सामने। और दूसरा, पब्लिक फियर भी है तो ग्राउंड पर जाकर के लोगों के बीच भी आप फेसबुक लाइव करना है, ये नहीं करना है, या सिर्फ नॉर्मल रिकॉर्ड करना है तो जाइए। जो एक डर है ना, उस डर का सामना डर से ही करना पड़ेगा। उस डर का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन डर को जब फेस कर लिया तब। अगर डर से डर के पीछे हट गए तो नहीं। तो यानी पीछे नहीं हटना है, सामना करना है, उसके पार जाना है। तो वो सामना करना कैसे? लगातार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार आप लोगों के बीच जाइए, उससे बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं नहीं कहता परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन 90% आप तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना टाइम दिया। और दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ LLDIMS TV पर।